गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा थोड़ा याद है सबको? तो जितना हमने सीखा था उसके बेसिस पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी सामने स्क्रीन पे। आपने मुझे ये बताना है सही है या गलत है, ठीक है? ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला सेंटेंस है ड्रॉर and payee. Drawer and payee can be the same person. Can be the same person. तो ट्रू की आवाज़ आई, बिल्कुल सही, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अच्छा, कैन बी का मतलब हमेशा नहीं होगा ना, हमेशा सेम होंगे नहीं। ड्रॉर और पेई अलग अलग कब होंगे? जब बिल इंडोर्स होगा। एक्सेलेंट। तो वैसे नॉर्मली सेम होंगे, लेकिन अगर बिल इंडोर्स हुआ है तो अलग होंगे। अच्छा, अगर बिल डिस्काउंट हुआ है तो अगर बिल डिस्काउंट हुआ है तो उस केस में पेई कौन बन जाएगा? बैंक। तो उस केस में भी ड्रॉर और पेई अलग अलग होंगे। तो सेंटेंसेस आप साथ साथ नोट कर लेना, हेडिंग डाल देना ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। तो पहला सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। Second sentence. Shinchan draws a bill on Doraemon. Shinchan draws a bill on Doraemon. Doraemon accepts the bill and endorses it to Nobita. Shinchan draws a bill on Doraemon. Doraemon accepts and endorses it to Nobita. False. Excellent. Reason? ड्रॉई कैन नॉट इंडोर्स द बिल। इंडोर्समेंट सिर्फ कौन कर सकता है? ड्रॉअर। तो शिनचैन ने बिल ड्रॉ किया है तो शिनचैन ड्रॉअर है, तो ड्रॉई यहाँ पर बिल इंडोर्स नहीं कर सकता। स्टेटमेंट इज फॉल्स। और फॉल्स के साथ हमेशा रीज़न देना है। ओनली ड्रॉअर कैन इंडोर्स द बिल। Next sentence. A bill given to a creditor. A bill given to a creditor is called bills payable. क्या लग रहा है? A bill given to a creditor. A bill given to a creditor is called bills payable. कितने बच्चों को लगता है ट्रू है? कितने बच्चों को लगता है फॉल्स है? चलो, डेटर क्रेडिटर फिर से समझ लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म हुआ था क्रेडिट सेल की वजह से। क्रेडिट सेल का ही प्रूफ है ये। तो सपोज अगर शिनचैन ने सामान बेचा टॉम एंड जेरी को, शिनचैन ने सामान बेचा टॉम एंड जेरी को, तो शिनचैन हो गया सेलर और ये हो गए बायर। तो शिनचैन की बुक्स में टॉम एंड जेरी डेटर हैं कि क्रेडिटर? शिनचैन की बुक्स में टॉम एंड जेरी डेटर हैं, ठीक है? टॉम एंड जेरी की बुक्स में शिनचैन क्या है? क्रेडिटर, ठीक है? बिल गिवन टू क्रेडिटर,
टॉम एंड जेरी ने दिया बिल अपने क्रेडिटर शिनचैन को, तो टॉम एंड जेरी क्या बोलेंगे, बिल पेएबल कि रिसीवेबल? टॉम एंड जेरी ने बिल दिया तो पेएबल कि रिसीवेबल? पेएबल हुआ ना, क्योंकि टॉम एंड जेरी को तो पैसा देना है ना। तो बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज ऑलवेज बिल्स पेएबल। स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से दूसरे एग्जाम्पल से देखो, मान लो हम ऐसा कर लेते हैं इसमें, शिनचैन बॉट गुड्स, शिनचैन ने सामान खरीदा डोरेमोन से। शिनचैन बॉट गुड्स फ्रॉम डोरेमोन ऑन क्रेडिट। तो शिनचैन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डोरेमोन क्या बन गया, क्रेडिटर की डेटर? क्रेडिटर, क्योंकि उसको पैसा देना है। तो डोरेमोन ने कहा शिनचैन से कि चल मैं क्रेडिट पे सामान दे देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे बिल दे देना, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज दे देना। शिनचैन ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बिल दे दूंगा। अब बिल गिवन टू क्रेडिटर, तो शिनचैन अगर डोरेमोन को इस समय बिल देगा तो शिनचैन उसे क्या बोलेगा, बिल्स पेएबल। तो जब भी बिल हम क्रेडिटर को देते हैं, हमारे अपने क्रेडिटर को देते हैं, तो वो कैसा बिल होता है, बिल्स पेएबल। देखो तीनों सेंटेंसेस समझ में आए, सबसे मुश्किल लास्ट वाला था, है ना। एक ही बच्चे ने ट्रू बोला था, बाकी सब फॉल्स बोल रहे थे। यही सीए का रिजल्ट है, इतना ही सीए का रिजल्ट है, इसीलिए वो 14% का रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत बारीकी से जो है कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। आपको भी बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। जितनी डेप्थ प्यार में होती है ना, उतनी ही आपको अपने सब्जेक्ट के साथ लानी है। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। तो हम कह सकते हैं अ बिल गिवन टू डेटर इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, और थोड़ा सा सेंटेंस बदल जाएगा, बिल गिवन नहीं होगा, बिल रिसीव्ड हो जाएगा। तो बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज बिल रिसीवेबल, बिल गिवन टू क्रेडिटर इज बिल्स पेएबल। तो हमारा जो अकाउंट्स का पेपर है ना, इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा आप देखना, इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं अकाउंट्स के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, करना ही करना है। बाकी कितने बच गए, 5, ठीक है। आउट ऑफ 5 एनी 4 करने हैं, तो मतलब कि एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल रही है पेपर के अंदर, और हर क्वेश्चन जो है, एवरी क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। बीच में पार्ट्स होंगे, पूरा 20 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12 8 भी हो सकता है, 12 4 4 भी हो सकता है, लेकिन पूरा नंबर कितना रहेगा, 20, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, और बाकी 5 में से कोई भी 4 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट होता है, ये 12 नंबर का आता है, यही पैटर्न है, और ये ट्रू फॉल्स आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट 12 नंबर का ही आएगा, ट्रू फॉल्स आएंगे, 6 स्टेटमेंट्स आएंगी, एवरी स्टेटमेंट कैरीज 2 मार्क्स ईच। ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। बच्चों की तरह ट्रू फॉल्स लिख के नहीं आना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऐसे नहीं करना। ट्रू है तो ट्रू क्यों है, आगे आपको कॉन्सेप्ट बताना है, फॉल्स है तो उसका करेक्ट क्या है, और स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, ये समझाना है। इतना करने के 12 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, फिर बचे 5 में से कोई भी 4 करो, एक क्वेश्चन चॉइस में छूटेगा, और सारे क्वेश्चन का ओवरऑल मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, बीच में पार्ट्स आएंगे।
अब पहले ये बताइए, लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था उसमें कोई डाउट? वो पार्ट एकदम क्लियर है? बताइए। अगर इंडोर्समेंट के टाइम पर किसकी डेथ करानी है, तो भाई मान लेते हैं शिनचैन ने सामान बेचा भूरी भूरी को, ठीक है। इधर शिनचैन ने सामान खरीदा नोबिता से और शिनचैन ने बिल इंडोर्स कर दिया। अब कब डेथ हुई है किसकी? शिनचैन की डेथ हुई कब? इंडोर्स करने के बाद। शिनचैन ने बिल इंडोर्स कर दिया था, शिनचैन की डेथ हो गई। अब बताओ क्या? कुछ नहीं, शिनचैन यहाँ बीच में है ही नहीं। अब भूरी भूरी ने पेमेंट किसको करनी है? अब नोबिता को कर देंगे। शिनचैन की इंडोर्स करने के बाद डेथ हुई तो बीच में है ही नहीं, ठीक है। अब इंडोर्स करने से पहले डेथ हुई हो, शिनचैन ने बिल इंडोर्स नहीं किया, शिनचैन की डेथ हो गई। अब भूरी भूरी डांस करे कि चलो बढ़िया हुआ भाई, अच्छा हुआ निकला ये बंदा। नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो अगर पर्सन की डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यही सारा आप लॉ में सीखोगे। और अकाउंट्स में, हाँ, बच्चों के मन में ये सवाल आते रहते हैं, इसकी डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, तो कोई बात नहीं, जितने भी सवाल आए पूछते रहना। तो अगर यहाँ शिनचैन की डेथ हो गई तो पेमेंट किसको मिल जाएगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो लायबिलिटी से छुटकारा नहीं मिलेगा, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। बोलो और कोई डाउट? तो ये बताओ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ क्या क्या कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस थे। इंडोर्स कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, और लास्ट सेंट टू बिल फॉर कलेक्शन। तो अगली हेडिंग डालिएगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बहुत ही आसान सी ट्रांजैक्शन है। हमने बिल बैंक के पास भेजा है। सबसे पहली एंट्री हम बनाएंगे, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल हमारे हाथ से गया, हमने बैंक को दे दिया, कलेक्ट कर लेना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। Second, on maturity, if honored, तो एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। इफ डिसऑनर्ड, एंट्री बनाएंगे डेटर टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हमने बैंक से बिल अभी डिस्काउंट नहीं करवाया है, डिस्काउंट के लिए नहीं भेजा है। बैंक को ये बोला है कि 2 महीने बाद आप अपने आप पेमेंट कलेक्ट कर लेना, ड्रॉई के अकाउंट से काट लेना, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। बैंक ने कहा ठीक है, बदले में बैंक चार्जेस लेंगे। बैंक चार्जेस की एंट्री तो अलग बनेगी। आपने चार्जेस पे किया, आप एंट्री बनाओगे बैंक चार्जेस टू बैंक, और लास्ट में P&L में ले जाओगे P&L टू बैंक चार्जेस। वो अलग है अकाउंटिंग। आपने बैंक को कुछ पेमेंट दी तो बैंक चार्जेस डेबिट, डेबिट हमारा नुकसान है, टू बैंक। लास्ट में सारे खर्चे P&L में जाएंगे, P&L टू बैंक चार्जेस। लेकिन यहाँ पर जो हमने बिल दे दिया है बैंक को, तो बिल तो हमारे हाथ से चला गया, तो हमने नया अकाउंट खोल लिया, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट। अब अगर पैसे मिल गए तो बैंक डेबिट, पैसे नहीं मिले तो डेटर डेबिट। तो ये एक बेस हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का माइंड में रखना। कभी भी डिसऑनर हो जाता है ना, तो हम किसको डेबिट कर देते हैं वापस? डेटर को। ये हमेशा ध्यान रखो कि डेटर वापस आ जाता है बुक्स के अंदर फिर। तो डिसऑनर की एंट्री में कभी भी अटको तो आपको पता होना चाहिए कि डेटर आएगा, डेटर टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पर मैं बी आर क्यों नहीं डेबिट कर सकती डेटर की जगह लास्ट एंट्री में? यस करेक्ट, क्योंकि बी आर तो देखो पहले हमने हटा दिया ना बुक्स में से। अब अगर हम बी आर डेबिट कर देंगे तो उसका मतलब क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब नया बिल ड्रॉ हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एंट्री क्या बनेगी? डेटर्स टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Retirement and renewal of bills of exchange. Suppose शिनचैन ने बिल ड्रॉ किया डोरेमोन पर 14th अप्रैल। टाइम पीरियड है 3 months। 14 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया 3 months के लिए। ये बिल मच्योर किस दिन हो जाएगा? जुलाई 17। यस, 14th जुलाई को हम कहते हैं ड्यू होगा, ड्यू डेट। 3 महीने कंप्लीट होंगे सेम डे 14 को। 14 जुलाई को ड्यू होगा, इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे, मैच्योरिटी आ जाएगी 17 जुलाई। तो शिनचैन ने बिल ड्रॉ किया है, तो ड्रॉर कौन है? शिनचैन। और ड्रॉई कौन है? डोरेमोन। ड्रॉई का दूसरा नाम एक्सेप्टर। ठीक है, तो किसने किसको पैसे देने हैं? डोरेमोन ने शिनचैन को। ठीक है, सपोज यहाँ पर अमाउंट है 50,000। डोरेमोन ने शिनचैन को 50,000 रुपये देने हैं, किस दिन? 17 जुलाई को। सपोज 17 मई को डोरेमोन शिनचैन को कॉल करता है और कहता है कि वो जो पेमेंट मैंने करनी थी ना 17 जुलाई को, वो मैं तुम्हें 17 जुलाई को नहीं कर पाऊँगा, ये बात मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ। तो शिनचैन ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम ऑफिस आ जाओ, बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो डोरेमोन मिलने गया। डोरेमोन ने कहा जहाँ से मेरी पेमेंट आनी थी वो मेरा कस्टमर मना कर रहा है, वो कह रहा है 1 महीने बाद दूंगा, तो मैं भी तुम्हें पैसे 1 महीने बाद ही दे सकता हूँ। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि देखो इस बिल को तो कैंसिल कर दो, मैं पैसे नहीं दे सकता, तुम मुझे ना नया बिल बनाकर दे दो जिसकी डेट ऑफ पेमेंट 17 अगस्त कर दो, तो मैं तुम्हें 17 अगस्त को पेमेंट दे दूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में शिनचैन को क्या करना चाहिए? माने कि नहीं माने? मान जाएगा, क्योंकि अगर नहीं मानेगा तो होगा क्या? पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। अगर शिनचैन ने कहा कि नहीं मैं नहीं मान रहा, तो 17 जुलाई को बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर। डोरेमोन कहेगा मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं पैसे नहीं दे सकता, अब है ही नहीं मेरे पास, पैसे दूंगा कहाँ से? तो शिनचैन मान जाएगा। ठीक है, लेकिन शिनचैन ने पता है क्या करा? शिनचैन ने डोरेमोन को बोला कि अच्छा चलो मैं सोचता हूँ, बाकी यहाँ पे पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो अगर तुम वहाँ जाकर मुझे लंच कराओ तो कैसा रहेगा? ठीक है, बाकी मैं सोच लेता हूँ कि इसका क्या करें। तो क्या लगता है डोरेमोन शिनचैन को लंच कराएगा कि नहीं? कराएगा ना। मतलब यहाँ पर एक नया फैक्टर आ जाएगा, वो क्या है? इंटरेस्ट। तो शिनचैन कहेगा चल ठीक है पेमेंट 17 अगस्त को दे देना, लेकिन अब मैं 50,000 नहीं लूँगा, 50,000 प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट। बात लॉजिकल है कि नहीं? तो क्या डोरेमोन मानेगा? यस मानेगा कि ठीक है फिर नया बिल बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूअल। इसको बोलते हैं रिन्यूअल, रिन्यू करना।
पुराने को ख़त्म कर दिया और नया बिल हमने ड्रॉ कर दिया, तो पुराने बिल का रिन्यूअल हो गया। तो रिन्यूअल की अगर एंट्री बनाए तो कैसे बनती होगी? बहुत आसान है, जो बिल ड्रॉ किया था ना उसको तो कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे करते हैं? रिवर्स एंट्री पास करके, और नया बिल ड्रॉ कर दो जैसे नए बिल को ड्रॉ करते हो। नए बिल को ड्रॉ कैसे करते हो? BR टू डेटर। अब की बार थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाएगा साथ में, तो इंटरेस्ट इनकम है हमारी तो क्रेडिट कर देंगे उसे, जितना भी अमाउंट है उसको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले रिन्यूअल के बारे में लिखते हैं। इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, the old bill is cancelled through entry of dishonor and a new bill is drawn along with interest. तो सपोज अगर ऐसा है कि ये जो बिल ड्रॉ हुआ था डोरेमोन के ऊपर 50,000 का, इस बिल के रिन्यू करने की बात कर रहे हैं और डोरेमोन कह रहा है इंटरेस्ट दे दूंगा मैं 1,000 रुपये, इंटरेस्ट दे दूंगा मैं 1,000 रुपये, और ऐसा करो इंटरेस्ट तो मुझसे कैश में ही ले लो, इंटरेस्ट तो मैं अभी दे देता हूँ तुम्हें। अभी मतलब जिस दिन भी ये सारी बातचीत हो रही है, इंटरेस्ट मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, वो तो कैश में ले लो, बाकी के लिए ना तुम नया बिल ही ड्रॉ कर दो। तो देखो एंट्री क्या बनेगी। अब सबसे पहले क्या करना है? पुराने वाले को कैंसिल। तो कैंसिल कैसे करें? रिवर्स क्या एंट्री बनाए? ये बिल ना इंडोर्स हुआ ना डिस्काउंट हुआ, शिनचैन के पास ही है। BR टू डेटर कैंसिल, डेटर टू BR टू डेटर तो ड्रॉ हो गया ना बिल, कैंसिल करना है तो डेटर टू BR। तो सबसे पहली एंट्री हम बनाएंगे डेटर टू BR, पुराने वाला बिल कैंसिल 50,000 का, डेटर हमारा यहाँ पर है डोरेमोन, ये बिल हमने कैंसिल किया। उसके बाद दूसरी एंट्री, अब बनाओ एंट्री। BR डेबिट कितने से? 50,000। तो BR डेबिट 50,000, बिल्कुल ठीक, नया BR आएगा 50,000 का, फिर कैश आ जाएगा, कैश डेबिट 1,000, कैश आ गया। टू डेटर कितने से? नहीं, टू डेटर 50, टू इंटरेस्ट 1। तो डेटर 51 से नहीं है, डेटर तो हमारा डेटर 50 से ही है। 1,000 रुपये फालतू हमने लिए हैं इंटरेस्ट के, तो टू इंटरेस्ट 1,000। अच्छा मान लो अगर डोरेमोन कहता है मैं तुम्हें 10,000 कैश दे देता हूँ, इंटरेस्ट का भी 1,000 कैश दे देता हूँ, बैलेंस के लिए बिल बना दो। अगर वो ऐसा कहता है, अब एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री तो सेम रहेगी, बिल को कैंसिल तो करना ही करना है, सबसे पहले तो बिल को कैंसिल करना है। तो पहली एंट्री तो यही है, डेटर टू BR। और मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि तुम ये एंट्री भूलोगे ही भूलोगे, भूलोगे ही भूलोगे। हाँ
बिल्कुल, क्योंकि ये तुम्हें ना खुद से याद रखनी है कि रिन्यूअल के केस में ना पहले कैंसिल करना है पुराने वाले को। तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा कि चल नई बनाते हैं एंट्री, नया बिल, पर ये ध्यान रखना पुराने वाले को कैंसिल ज़रूर कर देना, नहीं तो बुक्स में बिल पड़ा रहेगा। पुराने बिल का ख़त्म होना ज़रूरी है। अब पुराना बिल ख़त्म कर दिया, अब मज़ा आएगा आपको। अब अगली एंट्री आप बनाओ, क्या बननी चाहिए। BR डेबिट करें कितने से, 40 से, बिल्कुल सही, 40,000 का बिल बनेगा। कैश डेबिट, कैश या बैंक डेबिट करें 11,000 से, 10,000 बिल का आ रहा है, 1,000 इंटरेस्ट का आ रहा है, 11,000। टू डेटर 50,000, यस, टू इंटरेस्ट 1,000। देखो एंट्री समझ आती है कि नहीं। अगला केस, डोरेमोन कहता है, बोलो। हाँ, की एंट्री हम मेंशन नहीं करेंगे, जैसे हमने प्रायर एंट्री हम इंटरेस्ट अलग मेंशन करा था। क्या एंट्री बनाना चाहते हो। मैम डेटर के लाइक बैंक अकाउंट से मैम माइनस करेंगे। क्या एंट्री बनाना चाहते हो बताओ। मैम BR डेबिट और कैश डेबिट टू डेटर। मैम डेटर मतलब 40 और मैम उसके बैंक अकाउंट से मैम 10,000। सेम ही बात होगी ना, आप उसको दो हिस्सों में लेके जाओगे, कैश टू डेटर 10, हाँ फिर बनाओगे 1, क्या ज़रूरत है एक साथ बनाएंगे। मतलब सही रहेगी। एक साथ, हाँ, कि भाई टोटल आपने हमें 11 दे दिए, तो हमने आपकी डेटर की लाइबिलिटी तो ख़त्म कर ही दी पूरी, हम तो पूरी ख़त्म कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं आपसे 10 का कैश आ गया और 40 का बिल आ गया, और ये हज़ार इंटरेस्ट के अलग हो गए। तो मतलब ये कैश हमारा क्या डिनोट कर रहा है, 10,000 प्लस 1,000। तो एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, अलग नहीं बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे। अगला केस, डोरेमोन ने कहा मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगा 1,000 रुपये, लेकिन मेरे पास कोई कैश नहीं है, भाई तुम नया बिल बना दो मुझे। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दो 51 का, मेरे पास आज कैश है ही नहीं देने को। अब बोलो एंट्री, पहले वाली बनाऊं कि नहीं। हाँ पहले वाली तो बनानी है, डेटर टू BR, पहले वाली तो बनेगी ही बनेगी, पुराना बिल कैंसल, डेटर टू BR। अब नई वाली, BR डेबिट कितने से, 51 से, टू डेटर 50, टू इंटरेस्ट 1। BR डेबिट 51 से, डेटर बुक्स में से चले गए 50 के, टू इंटरेस्ट 1,000। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है, ठीक है। ए पार्ट तो ट्रू फॉल्स है 12 नंबर के। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट आता है ना, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट आता है वो नॉर्मली एक थ्योरी क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट पेज छोड़ा था ना पेपर पैटर्न लिखने के लिए, उसमें आप लिख सकते हो जो जो चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे पेपर की। तो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट तो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है, बी पार्ट है थ्योरी 4 नंबर की। ये 4 नंबर की थ्योरी कहीं से भी आ सकती है, नॉर्मली चैप्टर 1 से आती है। चैप्टर नंबर 1 है ना, उसका नाम ही पता है क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। उसका नाम ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, वो है ही थ्योरी। तो हमारे अकाउंट्स में जो थ्योरी आती है, एक तो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट आती है, नॉर्मली चैप्टर 1 से ही आती है। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का बी या सी पार्ट आता है थ्योरी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6,
बी या सी पार्ट थ्योरी आती है वो किसी भी चैप्टर से आती है। तो मैम ये कैसे प्रिपेयर करना है, इसको अलग से प्रिपेयर नहीं करना, क्लास को ध्यान से सुनना है, ये आपका अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। जैसे मान लो लास्ट टू लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आपने क्या करना है रिन्यूअल के केस में, आपने एक छोटी सी पहले तो बात लिख दी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इन केस ऑफ रिन्यूअल होने क्या वाला है, ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, न्यू बिल इज ड्रॉन। अब 4 नंबर का सवाल है, तो रिन्यूअल कैसे कैसे हो सकता है, 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ड्रॉई कहता है मैं इंटरेस्ट दे देता हूँ, बाकी का बिल बना दो, तो आपने एंट्री लिख दी। दूसरा तरीका क्या है, ड्रॉई कहता है मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ, इंटरेस्ट भी दे देता हूँ, एंट्री बन गई। तीसरा तरीका, ड्रॉई कहता है मैं कुछ नहीं दे सकता भाई, पैसे नहीं है, उसकी अकाउंटिंग बन गई। हमारे मॉड्यूल ने इसी को 3 केसेस बना रखे हैं, 3 केसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सही लगता है सुनने में, स्टाइलिश। अच्छा केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ये आपने अपने पेपर में करना है। केस बनाओ, अच्छे से लिख कर के आओ, पेपर चेकर को लगे कि शानदार आंसर लिखा है, 4 में से 4 नंबर आपके। ऐसे प्रिपेयर करनी है क्वेश्चन नंबर 6 वाली थ्योरी। तो अलग से इसमें कुछ नहीं करना होता, क्लास में अच्छे से पढ़ो समझो। अकाउंट्स की थ्योरी है, अकाउंटिंग तो आएगी आएगी, एक लाइन इंग्लिश की लिखो और उसके बाद सारी अकाउंटिंग लिखो, तो आपका वो साथ साथ ऐसे प्रिपेयर होता जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखो, रिन्यूअल में कोई डाउट है, क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम। तो वापस आते हैं शिनचैन और डोरेमोन के पास, बताएं। इंटरेस्ट के बिना बात नहीं बनेगी। हम क्यों सामने वाले को 1 महीना या 2 महीना एक्स्ट्रा देंगे, तो हमारा लेना जायज़ बनता है, तो सामने वाला भी अग्री करेगा कि वो तो पेमेंट मैं दूंगा, क्योंकि टाइम लिमिट जो है एक्सीड हो गई है, तो इससे इंटरेस्ट तो इसमें आएगा। तो देखो वापस आते हैं शिनचैन और डोरेमोन के पास। डोरेमोन लास्ट टाइम मिलने आया था किस दिन, 17 मई को, और इसने क्या कहा था, मैं पैसे नहीं दे सकता, मुझे टाइम दे दो, मैं 17 अगस्त को पैसे दूंगा। आज फिर डोरेमोन मिलने आया है, और आज क्या है 17 मई, फिर वो मिलने आया है। डोरेमोन ने कहा वो जो बिल था, वो जिसकी वो पेमेंट की डेट 17 जुलाई थी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही पेमेंट कर दूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो शिनचैन क्या कहेगा कि भाई कर दो, नेकी और पूछ पूछ, आती हुई लक्ष्मी को हम कभी मना करते ही नहीं हैं, तुम पैसे पे कर दो। डोरेमोन ने कहा नहीं, मैंने पक्का डिसाइड नहीं किया, अभी मैं सोच रहा हूँ। बाकी मैंने सुना है यहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है, तो क्यों ना तुम मुझे खाना खिलाओ। अब ये सोचना है कि शिनचैन खाना खिलाएगा और पैसे ले लेगा, या फिर वो मना कर देगा और ये बोलेगा कि नहीं तू अभी जा, 17 जुलाई को ही आई हो। अब क्या करें, खाना खिलाए मतलब इंटरेस्ट का नुकसान सही, फिर मतलब इंटरेस्ट सहना पड़ेगा। मतलब अब जब डोरेमोन जल्दी पेमेंट करेगा तो वो भी क्या बोलेगा, मैं नहीं दे रहा 50,000, मैं 2 महीने जल्दी पेमेंट दे रहा हूँ, तो मैं भी पैसे काट के दूंगा। तो अब शिनचैन माने कि रहने दे, मान जाए, ना माने तो शिनचैन का कोई नुकसान है, उसको 17 को पेमेंट तो मिल ही जाएगी। रिस्क है। अब आज तो डेटर कह रहा है पैसे ले लो, मेरे पास हैं, मान लो आपने इंटरेस्ट के चक्कर में मना कर दिया और कल को कहीं 17 जुलाई को बोल दे मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये रिस्क ज़्यादा है या फिर वो इंटरेस्ट का नुकसान, मतलब ये वाला रिस्क ज़्यादा है ना, इससे अच्छा वो नुकसान जो है सह लो।
तो शिनचैन कहेगा चल ठीक है तू मुझे थोड़ा कम पेमेंट कर दे, लेकिन पेमेंट तू कर दे, पेमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले आ गई, तो इसको हमने क्या कह दिया, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिस दिन पेमेंट आनी थी ड्रॉई उससे पहले ही दे गया, तो इस प्रोसेस का नाम हो गया रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर पेमेंट। शब्द क्या है, प्री मैच्योर पेमेंट, क्योंकि डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले, प्री मैच्योर। तो रिटायरमेंट का मतलब लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, रिटायरमेंट मीन्स retirement of bill of exchange means premature payment of bill. Discount at retirement. Discount at retirement is gain for अब ये फिल इन द ब्लैंक है, ये आपको भरना है, इज गेन फॉर डैश एंड लॉस फॉर डैश। ड्रॉअर के ड्रॉई, ड्रॉअर के ड्रॉई। डिस्काउंट एट रिटायरमेंट इज गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस फॉर ड्रॉअर। ड्रॉई का तो फ़ायदा है, कम पैसे देने पड़ेंगे, ड्रॉअर का नुकसान है, उसको कम पैसे रिसीव करने पड़ेंगे। तो डिस्काउंट एट रिटायरमेंट इज गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस फॉर ड्रॉअर। This discount is also called rebate. नया शब्द है यहाँ पर REBATE, रिबेट। है वही डिस्काउंट, डिस्काउंट कह लो, इंटरेस्ट कह लो, एक ही बात है। रिटायरमेंट में एक नया शब्द कह देते हैं हम, रिबेट। मतलब उसका वही है, इसका मतलब हो जाएगा डिस्काउंट रिटायरमेंट वाला, इंटरेस्ट रिटायरमेंट वाला, उसको हम क्या कह रहे हैं, रिबेट। अब इसकी एंट्री लिखेंगे नहीं, ओरली बोलेंगे, आप सब बना लोगे। भाई मान लो 50,000 का बिल है, डोरेमोन ने कहा मैं 1,000 रुपये रिबेट काटूंगा, बाकी तुझे दे देता हूँ। तो शिनचैन एंट्री क्या बनाए, कैश डेबिट 49, उसके बाद रिबेट डेबिट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल। पैसा आना था ना 50,000 का बिल के अगेंस्ट, अब 50 नहीं आया, 49 आया है, तो कैश 49, इंटरेस्ट या रिबेट 1,000 टू बिल 50। अच्छा डोरेमोन क्या बनाएगा, डोरेमोन की बुक्स में बीपी है, बीआर नहीं है, ठीक है। बीपी डेबिट 50 टू कैश 49 टू रिबेट 1, है ना आसान। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक सी पॉइंट छोड़ा था ना, उसको अब करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन 5 कर रहे थे ना हम लास्ट क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट अब आप आराम से पढ़ो और कोशिश करो एंट्री बनाने की। पेज नंबर 174 पर आ रहा है क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज बनानी है के कात्रक की बुक्स में। डी दलाल रिटायर्स अ बिल, मतलब रिटायरमेंट हो रही है। रिटायर वर्ड का मतलब रिटायरमेंट। रिटायर्स अ बिल फॉर 2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कात्रक फॉर 10 रुपीज़ डिस्काउंट। अब कात्रक की बुक्स में एंट्री बतानी है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या बनाए, रिबेट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा कैश वर्ड कहीं लिखा है यहाँ, नहीं, ठीक है, नहीं लिखा तो हम बैंक यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। तो हमारी एंट्री है बैंक डेबिट
2000 और 10 तो 1990 रिबेट डेबिट 10 टू बिल्स रिसीवेबल। तो क्वेश्चन नंबर 5C क्लियर है और A B D लास्ट क्लास में किया था वो क्लियर है एकदम। तो एक क्वेश्चन अब आप अपने आप ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन अब एक बार अपने आप बना के देखो, सारी एंट्रीज बना पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 है, और जिसका भी पूरा हो जाए उसको यहाँ स्टेज पे आके सॉल्व करना है। सही सही किया तो एक चॉकलेट आपकी। कोई नहीं, गलत होगा तो सीखने को मिल जाएगा, आ जाओ। इस बात की चिंता मत करो गलत है कि सही है, गलत होगा तो भी सीख कर ही जाएंगे, आपका तो बेनिफिट ही है। तो प्रिंस सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी प्रिंस को एक मिस्टेक मिल गई है तो प्रिंस अभी ठीक कर रहा है। किसी और को सॉल्व करना हो, मौका है चॉकलेट लेने का। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन किया था, तो कोई भी डाउट लगे तो उस क्वेश्चन से कंपेयर कर लो कि एंट्री जो मैंने बनाई है वो सही है कि नहीं। फर्स्ट एंट्री में किसी ने भी अगर BR लिखा हो तो ध्यान रखना BR नहीं है, BP आएगा। आप डेविड की बुक्स में हो और डेविड की एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो डेविड्स एक्सेप्टेंस मतलब डेविड रॉय है तो बिल्स पेएबल होगा डेविड की बुक्स में, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना। तो अभिषेक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यस, फर्स्ट एंट्री इज करेक्ट।
यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सारी एंट्रीज बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड अभिषेक, एक चॉकलेट आपकी, जो भी लेना चाहो। वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा, अभी बात करते हैं, बताइए कहाँ मिस्टेक लग रही है आपको। नहीं, अलोंग विद नोटिंग चार्जेस रहेगा। नोटिंग चार्जेस रादर यहाँ पर 50 है ना। पहली बात तो ये, सेकंड में नोटिंग चार्जेस 50 है ना, 8020 कैसे करा है। थर्ड का देख लिया है ना, ये पहले देख लेना, 8050 आएगा अमाउंट। तो वन बाय वन हम लेते हैं एंट्रीज। सबसे पहले तो टॉप पर हमेशा क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ डेविड, ठीक है। जिसने नहीं लिखा वो इसको ध्यान रखें, हमारे आंसर में पहले हमेशा यही लिखना है। अब बताइए फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में कोई डाउट। एक बार फिर से देख लें। देखो, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर 5000 डिस्चार्ज्ड बाय, इसका मतलब बिल्स पेबल के डिस्चार्ज की बात हो रही है। हम लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैश पेमेंट और नए बिल के अलोंग विद इंटरेस्ट। तो हमने करा पुराने वाला बिल ख़त्म, बीपी डेबिट। नया बिल ड्रॉ हो गया है 4100 का, कैश 1000, इंटरेस्ट 100। हम पेमेंट कर रहे हैं। अभी जो हमने वो देखा था ना कैंसलेशन रिन्यूअल के केस में, वो पता है किसकी बुक्स थी, वो ड्रॉअर की बुक्स थी, है ना। ड्रॉअर की बुक्स में वो कैंसलेशन है, ड्रॉई की बुक्स में नहीं है। ड्रॉई तो सेटलमेंट करेगा ना, तो वो सीधा एंट्री बना देगा कि बीपी जो है मैंने सेटल कर दिया है इस तरीके से, कुछ कैश दे दिया है, कुछ मैंने नया बिल ड्रॉ कर दिया है। तो फर्स्ट एंट्री में तो सिंपल बिल्स पेबल की पेमेंट है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, समांथा's acceptance which was endorsed by David। तो अगर डेविड ने इंडोर्स किया है तो डेविड क्या बन गया, ड्रॉर। तो डेविड ड्रॉर है तभी वो बिल को इंडोर्स कर सकता है। उसने फ्लेक्स को इंडोर्स किया था, यानी कि फ्लेक्स डेविड का क्या होगा, क्रेडिटर। और समांथा ने एक्सेप्ट करके दिया था, इसका मतलब समांथा डेविड के लिए क्या होंगी, डेटर। तो जब भी कभी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो इंडोर्स होता है वो डिसऑनर हो जाता है, तो हमें एंट्री क्या बनानी होती है, डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। तो अब एंट्री क्या बनेगी, समांथा डेबिट टू फ्लेक्स। अगर नोटिंग चार्जेस आ रहे हैं, कोर्ट की पेमेंट है, तो ये ऐड हो जाएगी। तो एंट्री 8000 से नहीं, एंट्री बनेगी 8050 से। उसके बाद जो एक ये 4 शब्दों की लाइन है, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा क्रेडिटर होता है ना, उसको हम लोग फिर पेमेंट कर देते हैं चेक से। हमारे पार्ट में पेमेंट का डिफ़ॉल्ट ना हो तो हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो हमारे क्रेडिटर कौन है यहाँ पे, फ्लेक्स। तो फ्लेक्स को फिर हम पेमेंट कर देंगे, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो हमारी 2 एंट्रीज कुछ ऐसे बनेंगी। सबसे पहले डेटर टू क्रेडिटर, उसके बाद फ्लेक्स टू बैंक। उसके बाद थर्ड, रिटायर हो रहा है बिल। आई थिंक ये सबको समझ आ गई होगी, आसान सी है, बैंक रिबेट टू बीआर। लास्ट एंट्री फिर से समझ लो, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू रैल्फ। तो अगर डेविड की एक्सेप्टेंस है तो डेविड के लिए ये बिल्स पेबल है। डेविड्स एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज्ड बाय, हमने बीपी को डिस्चार्ज कर दिया तो बीपी डेबिट। नॉर्मली हम कैश देते हैं तो हम करते हैं टू बैंक। इस बार हमने क्या किया, इट इज़ डिस्चार्ज्ड बाय केंट्स एक्सेप्टेंस टू डेविड।
तो केंट की एक्सेप्टेंस है, तो डेविड के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। तो इस बार हमने ना ये बिल दे दिया, कैश नहीं दिया, तो कैश की जगह बिल चला गया। तो एंट्री क्या बन गई, BP2 BR, सिंपल वही 20,000 के अमाउंट के साथ। देखो क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो देखो अभी हम ना एकदम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी तो हमने ऐसे कर दिया है सॉल्व, लेकिन अगली बार जब आप स्टेज पर आओगे ना, तो आपने ना पेपर प्रेजेंटेशन में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो पेपर प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है, एक तो पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल पूरा पूरा लिखना है। क्लास में हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास में हमने एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे तो टाइम बहुत हमारा इसमें लग जाएगा। पेपर में एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आना है, तो पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं। तो प्रैक्टिस कैसे करें, जब आप लोग स्टेज पे आके सॉल्व करोगे तो हमेशा पेपर प्रेजेंटेशन में करना। तो पहली बात शॉर्ट फॉर्म नहीं, दूसरी बात पेपर में हमेशा जर्नल का फॉर्मेट बना के सॉल्व करना है, ठीक है। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, पक्का 5, कौन कौन से, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हमेशा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे एंट्री। तीसरी चीज़ नरेशन आएगी कि नहीं आएगी, है ना, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊँगा, ये कौन किसको कह रहा है, नरेशन कह रही है जर्नल एंट्री को कि जहाँ जहाँ तुम हो वहाँ वहाँ मैं भी हूँ, तो नरेशन तो आएगी आएगी। अभी हमने किया नहीं, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे हम नरेशन उसमें साथ साथ लिखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस होती जाए। और अब एक बच्चों का सवाल रहता है कि मैम ये उल्टा टिक आप क्यों लगा रहे हो, आपके मन में ऐसा सवाल कि ये कैसे वाला टिक है। देखिए ये आप लोगों का टिक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का टिक होता है। आपने सीए का लोगो देखा है, ICAI, सीए कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। लेटेस्ट सिंबल में 2 टिक आ गए हैं, पहले सिंगल होता था अभी 2 हैं। तो ये जो हम लगाते हैं ना सेंटर में, ये टिक है। तो नॉर्मल सब ऐसे कहते हैं, नॉर्मल लोगों का टिक ये होता है और सीए का टिक ऐसे वाला होता है। तो फिर आप लोग भी अब से ये वाला क्यों लगाओगे, तो सीए वाला लगाओगे। तो ये उल्टा टिक नहीं है, कौन सा है, ये आप लोगों का टिक है, सीए वाला टिक है। अपने आप को फाउंडेशन का स्टूडेंट मत मानो, क्या मानो अपने आप को, सीए मानो। कल को नहीं भी बने तो फीलिंग तो आ जाएगी कि अच्छा कैसा लग रहा है, हाँ। तो अपने आप को ऐसा ही मान के चलो कि भाई हम तो सीए हैं, तो टिक कैसा लगाओ, क्रॉस ऐसे उल्टा वाला, ठीक है। मैनिफेस्टेशन भी यही कहता है ना, क्या कहता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, की बिलीव आपको करना है दिल से, तो आपको चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी। अब दिल से ही आप सोचते हो कि अबे तू सीए बनेगा, तो कैसे हो पाएगा, है ना। दिल से बिलीव करना है कि हाँ बनेंगे, तो यूनिवर्स आपके साथ साथ जो है काम करेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 17। अगला एकदम खतरनाक वाला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्वेश्चन आप रीड करना और पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाने की कोशिश करना, सिर्फ मन में बनानी है, लिखना कहीं नहीं है। जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ डॉन। एक एक बार कोशिश कर ली, मन में एंट्री बनाई, जो समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं, अब आप देख लेना आपने जो एंट्री बनाई उसमें क्या मिस्टेक थी या बिल्कुल सही थी। तो हम हैं यहाँ डॉन की बुक्स में, सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखो, Bob informs Dawn that Ray's acceptance has been dishonored. बॉब ने कहा डॉन को, किसने किसको कहा, बॉब ने डॉन को कहा। बॉब ने डॉन को कहा सुन सुन सुन,
वो जो रे की एक्सेप्टेंस थी 3,000 वाली, वो तो डिसऑनर हो गई और नोटिंग चार्जेस भी लग गए 40 रुपये। ये बॉब डॉन को क्यों बता रहा है कि रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गई? क्या यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं कि तुझे पता है उसकी एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गई? ये बॉब डॉन को क्यों बता रहा है? क्योंकि डॉन ने ये वाला बिल किसको इंडोर्स किया है, इसका मतलब बॉब को। इसका मतलब ये हुआ कि जो रे ने एक्सेप्ट करके बिल डॉन को दिया था, डॉन ने वो इंडोर्स कर दिया होगा बॉब को, और अब जब पेमेंट की डेट आई तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो बॉब किसको बताएगा? डॉन को ही तो बताएगा कि रे को जाके बताए। रे से कोई लेना देना नहीं, डॉन ने बिल इंडोर्स किया था, डॉन को बता रहे कि देख वो वाला बिल तो डिसऑनर हो गया। तो सबसे पहले हम यहीं पे रुके, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, डेटर टू क्रेडिटर। तो बोलो यहाँ डेटर कौन और क्रेडिटर कौन? तो आपने कहा डेटर बॉब है और क्रेडिटर रे है, और कोई आंसर? बॉब क्रेडिटर है और रे डेटर है। देखो यहाँ पर रे जो है ना, ये डेटर है, रे डेटर है और बॉब क्रेडिटर है। आप बताओ बिल किसको इंडोर्स करते हैं? बिल किसको इंडोर्स करते हैं हम? हमारे क्रेडिटर को। तो हमने बॉब को इंडोर्स किया था, तो इसका मतलब बॉब हमारा क्रेडिटर होगा ना। अच्छा, बिल हमें एक्सेप्ट करके कौन देता है? बिल हमें, जैसे शिनचैन को बिल मिले डोरेमोन से, डोरेमोन ने एक्सेप्ट किया, तो डोरेमोन एक्सेप्ट क्यों करेगा? मतलब वो हमारा डेटर है ना। तो जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो हमारा डेटर होता है। तो अगर रे की एक्सेप्टेंस है तो रे हमारा डेटर है, और अगर बॉब को इंडोर्स किया था तो बॉब हमारा क्रेडिटर है। तो पहली एंट्री बोलो तो क्या बनेगी? रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब्स अकाउंट, डेटर टू क्रेडिटर। तो अभी आगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम सबसे पहले पहली एंट्री बनाते हैं। डेट हमारे पास नहीं है तो यहाँ सीरियल नंबर, मैं 1 मिनट रुकती हूँ, आप लोग भी फॉर्मेट बना लो, ये क्वेश्चन जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन है। हर क्लास में एक क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन पे करेंगे, बाकी सब हम शॉर्ट में लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर सकें। तो सबसे पहली एंट्री हम यहाँ बना रहे हैं, रे डेबिट टू बॉब। डेबिट वर्ड लेजर फोलियो की लाइन के साथ ही लिखना है, बिल्कुल कॉर्नर की तरफ, बीच में कहीं नहीं लिखना। रे डेबिट टू बॉब 3040। Narration being Ray's acceptance endorsed to Bob dishonored along with noting charges of 40। रुपीज़ का सिंबल ही बनाना है, RS रुपीज़ नहीं लिखना। तो सबसे पहले तो डेटर टू क्रेडिटर हमने किया। अब देखते हैं आगे इन दोनों से बात क्या हुई है, रे क्या कह रहा है और बॉब क्या कह रहा है। रे ने हमें पैसे देने हैं और हमने बॉब को पैसे देने हैं। देखिए इन दोनों से आगे हमने क्या सेटलमेंट की बात की है।
तो देखो बॉब के साथ बात ये हुई है कि बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश। बॉब कौन है? हमारा क्रेडिटर। इससे बात ये हुई है कि हम तुम्हें 1000 रुपये कैश दे देते हैं एंड द बैलेंस एज बिल at 3 months at interest of 10%। तो 3000 की पेमेंट है तो 1000 तो कैश दे ही रहे हैं तुम्हें, बाकी के लिए तुम हमें बिल बना दो जिसमें हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे 3 महीने का 10% के रेट पर। तो अगली एंट्री है बॉब के साथ पेमेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉब डेबिट, बॉब के साथ सारी लायबिलिटी सेटल करते हैं 3040 के अमाउंट की। बॉब डेबिट 3040, कैश दे रहे हैं हम 1000। तो एक लाइन छोड़ के अगले लाइन में टू कैश 1000। Bob accepts 1000 cash and the balance as bill along with interest। हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारा नुकसान है तो इंटरेस्ट डेबिट। इंटरेस्ट का अमाउंट कैलसी पे चेक करेंगे कितने रुपए पे इंटरेस्ट अब देना पड़ेगा। 2040। 3040 की लाइबिलिटी है, 1000 का कैश जा रहा है। 2040 अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट है 10% और इंटरेस्ट का टाइम है 3 महीने। 51 रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे बनता है। 2040 इंटू 10% इंटू 3 मंथ्स, 51 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन रहा है। तो टोटल लाइबिलिटी है 3091 की। 1000 रुपये कैश गए, बैलेंस बिल। बिल पेएबल कि रिसीवेबल? पेएबल। तो 2091। देखिए अमाउंट्स चेक कीजिएगा, कहीं कोई डाउट ना हो, अमाउंट एकदम क्लियर। नरेशन लिखेंगे, being amount payable to Bob settled by cash payment of 1000 and bill for balance amount along with interest at 10% for 3 months। जितनी भी बातें हमें जर्नल से एंट्री से क्लियर नहीं होती हैं वो नरेशन में लिखना ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट एंट्री है तो हमने अमाउंट लिखा 3040। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा कि नोटिंग चार्जेस भी हैं तो कितने हैं। तो नरेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा 40 रुपये क्या है नोटिंग चार्जेस। इसका मतलब 3000 रुपये का हमारा क्या बन गया है? बिल। तो जो एंट्री नहीं बता रही है वो नरेशन बताएगी। ऐसे ही सेकंड एंट्री 51 का इंटरेस्ट कैसे बना, तो इंटरेस्ट का रेट क्या है, इंटरेस्ट कितने समय के लिए लगाया, वो सब चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? नरेशन से। तो मेन 3-4 शब्द तो सिंपल आते हैं हमारे, लेकिन उसके बाद क्या रहता है, जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है एंट्री से वो नरेशन में लिखी जाए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुआ है। तो हमारे क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट हमने कर लिया। अब देखते हैं रे के साथ हमने क्या बात की। अब रे क्या कह रहा है? डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। रे ने भी कहा कि भाई नया बिल दे देता हूँ, पैसे मेरे पास है नहीं अभी। तो डॉन ने कहा ठीक है इंटरेस्ट के साथ लेंगे अब हम
2 मंथ्स का इंटरेस्ट, और कितने पर डॉन चार्ज कर रहा है? 12% पर। दे दिया कितना इसने? 10 है ना, लिया कितना इसने? 12। कह रहा है रे से मैं 12% इंटरेस्ट लूँगा। तो चलो रे के साथ नया बिल ड्रॉ करते हैं। बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल रिसीवेबल टू रे। नया बिल बना रहे हैं, बनाते हैं। बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल आएगा, कैश पेमेंट यहाँ पर कोई नहीं आ रही है, तो फिर टू रे, और रे से इंटरेस्ट मिलेगा, हमारा फ़ायदा है टू इंटरेस्ट। अब देखो रे हमारा डेटर कितने अमाउंट से था? फर्स्ट एंट्री में बनाया था डेटर 3040 से, तो रे डेटर है 3040 से। अब इंटरेस्ट चेक करते हैं रे से कितना लेना है। तो 3040 का अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट है 12%, इंटरेस्ट का टाइम है 2 महीने, 60.8 राउंडेड ऑफ टू 61। इंटरेस्ट चेक कीजिए, 3040 इंटू 12% इंटू 2 महीने, 61 का इंटरेस्ट है। इसका मतलब बिल कितने का बनेगा? 3101। तो नया बिल ड्रॉ करेंगे हम 3101 अमाउंट का। Being new bill drawn, along with interest for 2 months at 12%। अकाउंट्स में हम जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं वो हमेशा पर एनम ही होता है, लिखा हो या नहीं लिखा हो। मैथ्स में होता है आपका अलग अलग कि पर एनम है या पर एनम नहीं है। अकाउंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट, क्वेश्चन कहे या ना कहे, इट इज़ ऑलवेज पर एनम। तो देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 एंट्री हमारी यहाँ पर बनी है। आपने कितनी बनाई थी जब खुद आंसर सोचा था? कह रहे हो मैम देखो वो तो अब आप रहने ही दो, ये एंट्री जो है बनेगी, ये देखो आराम से समझ में आई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन एकदम क्लियर है? दोबारा देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताएं। और अगर फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड पढ़ते हैं, फिर एंट्री आप बनाने की कोशिश करना। सेकंड एंट्री कह रही है जेम्स ओज डॉन। एक तो सी है ऊपर से इंग्लिश, जेम्स ओज डॉन। भाई किसने किसको पैसा देना है? जेम्स ने डॉन को पैसा देना है, ठीक है। जेम्स ओज डॉन, इस लाइन का मतलब हुआ जेम्स ने डॉन को पैसा देना है। तो फिर डॉन की बुक्स में जेम्स क्या होगा? क्योंकि हम लोग ना डॉन की बुक्स में हैं, तो सब लोग डॉन के रेफरेंस में सब कुछ सोचना है। तो डॉन की बुक्स में जेम्स क्या होगा फिर? क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो हमारी बातचीत हमारे क्रेडिटर के साथ हो रही है। जेम्स ओज डॉन 3200। अब एक बार फिर से सोच लो, ये क्रेडिटर तुमने सही बताया कि नहीं? सोच लो आराम से। डॉन की बुक्स में जेम्स क्या बना? डेटर बना ना। जेम्स ने डॉन को पैसा देना है ना, तो डॉन ने किससे लेना है? जेम्स से। तो क्रेडिटर कहाँ हुआ? डेटर हुआ ना। मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, मैं हमेशा पहले गलत ही लिखूंगी जो आप बोलोगे।
तो आपने ये नहीं सोचना कि मैम लिख रही है तो सही होगा, तो आपने खुद ही सोचना है। तो आपने बोला क्रेडिटर, तो मैंने लिख दिया। अब आप बताओ क्रेडिटर है कि नहीं? जेम्स ओज डॉन, जेम्स ने डॉन को पैसे देने हैं, तो इसका मतलब डॉन ने जेम्स से पैसे लेने हैं। तो डॉन की बुक्स में जेम्स कौन हो गया? डेटर। तो अब ज़रा सही वाला लिखेंगे। डॉन के लिए जेम्स क्या हो गया? डेटर। तो डॉन ने जेम्स से पैसे लेने हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जेम्स ने किया क्या? He sends Don's own acceptance in favor of Ralph in full settlement. तो देखो सारे कर्मों का हिसाब किताब यहीं देना पड़ेगा। जितने बुरे बुरे कर्म करोगे वो सब क्वेश्चन के अंदर आएंगे। तो सीए करने के लिए मेहनत के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत है। तो अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि क्वेश्चन में लाइन जो है वो आसान आसान आए। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? कितने लोग आ गए यहाँ पिक्चर में? जेम्स, डॉन और रैल्फ। ठीक है, 3 लोग आ गए हैं अब। तो जेम्स, डॉन और रैल्फ। देखो सबसे पहली बात तो ये है जेम्स ओज डॉन है। इसका मतलब क्या ये सोच सकते हो किसने किसको सामान बेचा है? अगर जेम्स ओज डॉन है, डॉन ने जेम्स को सामान बेचा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक सेल हुई जिसकी फिर पेमेंट अभी आई नहीं है, क्रेडिट सेल है। तो यहाँ पर पैसा अभी आना है। जेम्स ओज डॉन मतलब जेम्स ने ये पैसे देने हैं। तो भाई पैसे तो किस बात के देने होंगे? सामान बेचा होगा, उसी की पेमेंट होगी। और ये जो पेमेंट है ये आ रही है 3200 की। दूसरी बात आ रही है डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ। यहाँ पर भी एक एक्सेप्टेंस है डॉन की। तो अगर डॉन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसका मतलब डॉन के लिए ये क्या बन गया? बिल्स पेबल। डॉन ने एक्सेप्ट करके रैल्फ को क्यों दिया बिल? यहाँ किसने किसको सामान बेचा होगा? रैल्फ ने डॉन को। देखो इतनी बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब रैल्फ ने डॉन को सेल किया था। यहाँ सेल हो रही थी 3160 की। तो डॉन ने क्या किया? सेल का पैसा भी दिया नहीं है तो डॉन ने बिल दे दिया रैल्फ को। अब ये वाला बिल जो किसके पास पड़ा हुआ है? बिल किसकी कस्टडी में रहता है? ड्रॉअर की कि ड्रॉई की? ड्रॉअर की, क्योंकि अगर ड्रॉई को दे देंगे बिल तो फाड़ के फेंक देगा वो। कर लो लीगल डॉक्यूमेंट, तुम्हारा क्या करोगे? लीगल डॉक्यूमेंट हवा में जाएगा। तो किसकी कस्टडी में है? ड्रॉअर की। इसलिए इंडोर्समेंट भी कौन करता है? ड्रॉअर। ये जो बिल जो रैल्फ के पास पड़ा था ये किसके पास आ गया? जेम्स के पास। और जेम्स ने इसी बिल को वापस किसको दे दिया? डॉन को। बिल नहीं हुआ, दिवाली की सोन पापड़ी हो गई। घूम फिर के हमारे पास वापस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सोचना ये है ये बिल जेम्स के पास कैसे आया? हाँ, क्योंकि रैल्फ और जेम्स के बीच में ट्रांजैक्शन हुई। अब बोलो किसने किसको सामान बेचा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ पर भी एक सेल हुई। जेम्स ने सामान बेचा होगा रैल्फ को। जिसने ये समझ लिया ना उसने पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज समझ लिया। एक ट्रांजैक्शन तुम्हें पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज समझा सकती है और पूरा डेटर क्रेडिटर समझा सकती है। अगर ये बिल जेम्स के पास आया तो कैसे आया? इसका मतलब जेम्स ने सामान बेचा रैल्फ को, तो रैल्फ ने पेमेंट करनी थी, रैल्फ ने बिल दे दिया। और उसने क्या किया? नया बिल नहीं बनाया,
मतलब उसने अपना बिल जो है दे दिया जितने की भी सेल हुई, और ये जेम्स ने क्या किया, इसी बिल को वापस डॉन को दे दिया। कह रहा ये ले, मैंने तुझे पेमेंट करनी है ना 3200 की, ये ले बिल ले ले। और इस बिल को लेकर के डॉन ने क्या कहा, चल फिर फुल सेटलमेंट, चल फिर लेना देना ख़त्म करें। तो फिर भाई 40 रुपये का डिफरेंस, तो हमने मान लिया हमने डिस्काउंट दे दिया, छोड़ रहने दे, तू 3160 की पेमेंट दे दे, लायबिलिटी हमारी सेटल हुई। अब हम किसकी बुक्स में हैं, डॉन की बुक्स में। डॉन की बुक्स में देखना है क्या क्या हुआ है और इस समय हमें क्या करना है। जब डॉन ने जेम्स को सामान बेचा तो इसने एंट्री क्या बनाई, सबसे पहले तो कहानी यहीं से शुरू हुई ना। सबसे पहली बात ये हुई कि डॉन ने जेम्स को सामान बेचा, तो इसने एंट्री बना ली जेम्स टू सेल्स। इसने ये एंट्री बना ली। जेम्स ने क्या कोई बिल दिया है, ऐसा क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा। जेम्स ने कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं करा है, तो यहाँ पर अगली कोई BR की एंट्री नहीं है। जेम्स को सामान बेचते ही जेम्स ने हमें वो रैल्फ वाला बिल जो है ला करके दे दिया, तो यहाँ पर कोई बिल ड्रॉ तो हुआ ही नहीं। मीनवाइल हम ये देख लेते हैं, जब डॉन ने रैल्फ से सामान खरीदा तो इसने क्या किया, सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या हुई, डॉन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रैल्फ। डॉन ने रैल्फ से सामान खरीदा था, तो इसने एंट्री बनाई परचेजेस टू रैल्फ 3160, और इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी डॉन्स एक्सेप्टेंस टू रैल्फ। इसका मतलब बिल ड्रॉ हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पर एंट्री आ चुकी है रैल्फ डेबिट टू बिल्स पेएबल। यहाँ तक हम आ चुके हैं। देखो, जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ। तो डॉन की एक्सेप्टेंस तो हो चुकी है, तो डॉन की बुक्स में बिल तो बन चुका है, बिल्स पेएबल, यहाँ तक एंट्री आ चुकी है। अब जब हमने जेम से पैसे मांगे तो जेम ने क्या किया, यही वाला बिल हमें दे दिया। अब सोचना है हम एंट्री क्या बनाएं। अब हम इस स्टेज पर हैं, हमारी बुक्स में जेम्स टू सेल्स डल चुका है, हमारी बुक्स में परचेजेस टू रैल्फ डल चुका है, रैल्फ टू बीपी डल चुका है। अब ये बिल वापस आ गया, तो अब क्या करें। देखो, जेम्स ने तो बिल दे दिया, जेम्स ने लायबिलिटी अपनी ख़त्म कर दी, तो सबसे पहले तो टू जेम्स होगा, क्योंकि जेम्स ने तो बिल दे दिया, हमें उसकी लायबिलिटी ख़त्म। मेरे पास जो बिल अब आया है जेम्स की तरफ से, मैं उसको BR डेबिट करूं, या फिर ये जो मेरा BP था इसको मैं ख़त्म करूं। अब BP को ख़त्म करना है, समझे, BP को ख़त्म करना है। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि BR आएगा कि BP आएगा। तो जेम्स ने मुझे बिल दिया है, अगर जेम्स ने मुझे नया बिल दिया होता तो हम क्या करते, BR टू जेम्स। लेकिन जेम्स ने मुझे वो बिल दिया है जो मैंने एक्सेप्ट करके किसी को दिया था, तो मेरी बुक्स में वो ऑलरेडी बिल्स पेएबल था। अब जब वही बिल मेरे पास आया है तो मैं BR नहीं, मैं इसी बिल को ख़त्म करूँगी, बिल्स पेएबल डेबिट 3160। मुझे इसको ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या मैं खुद को ही पेमेंट करूँगी। अब क्या ऐसा होगा कि अब मैं खुद को ही पेमेंट करूँगी, एक मैं हूँ और एक ये मेरी मिरर इमेज है और मैं पेमेंट कर रही हूँ कि ये ले, ऐसा होगा नहीं। मैंने कहा मेरा बिल मेरे पास आ गया, इसको क्या करें, बुक्स में से ख़त्म कर देते हैं। तो BP डेबिट, क्योंकि अब मुझे
किसी को भी पेमेंट करनी ही नहीं है। मैंने रैल्फ को करनी थी, रैल्फ ने वो जेम्स को दे दिया, जेम्स ने मुझे दे दिया, मुझे किसी को पेमेंट नहीं करनी, मेरी लाइबिलिटी सेटल्ड। तो बिल्स पेएबल डेबिट टू जेम्स। और ये बीच का जो है डिस्काउंट, तो मेरा नुकसान हुआ कि फ़ायदा? नुकसान हो गया ना। 3200 के बदले मैंने पेमेंट कितनी रिसीव कर ली? 3160। तो यहाँ पर हमने लिखा डिस्काउंट डेबिट 40। फाइनल आंसर में सिर्फ ये एंट्री आएगी, फाइनल आंसर में सिर्फ ये लिखेंगे। लेकिन ये हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ बीपी आने वाला है या बीआर आने वाला है। तो क्योंकि मेरी बुक्स में ऑलरेडी बीपी आ चुका है, तो इस समय बीपी ही डेबिट होना है। तो एंट्री है बीपी डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू जेम्स। तो आराम से इसको नोट कर लो आप, पूरा क्या क्या हुआ है, पीछे की कहानी पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी एंट्री सही बनेगी। और हमारे जून 24 सितंबर 24 पेपर का लेवल बहुत हाई है, तो मान के चलना इसी लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और आपको इसी लेवल के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। और वो ना एज अ स्टूडेंट आपको पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको बताऊं, जब सितंबर 24 का पेपर था तो बच्चों का रिएक्शन था कि बहुत आसान पेपर है, लेकिन मैं वो पेपर पढ़ के देख रही थी कि इतना भी आसान नहीं है। अभी सजेस्टेड आंसर आने दो, तब बच्चों को पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। और वही हुआ कि जब सजेस्टेड आंसर आए, सजेस्टेड मतलब सोल्यूशन, तो बच्चों ने कहा मैम ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आंसर में ये भी लिखना है, हमें तो लगा इतने से में आंसर हो गया, ये इतने सारे पॉइंट्स कैसे हैं। तो क्वेश्चन रीड करने में ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि बहुत आसान है, इतना इतना कर लिया ठीक है, लेकिन गहराई से जाके देखो तो इतने बारीक पॉइंट्स हैं कि अगर आपको क्लिक ही नहीं किया तो आंसर में आप लिखोगे कैसे। तो ये जो घुमा रहा है यहाँ पे इंस्टीट्यूट कहानी को, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, और हमारी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की हो, उसके लिए ना बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। बुक्स में कौन सी एंट्रीज हो चुकी हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा बीपी डल चुका है, तब तक हम डेबिट करेंगे ही नहीं। हमसे पक्का गलती होगी, बीआर डेबिट करेंगे। हमें समझ में आए बीआर कहीं है ही नहीं, बुक्स में बीपी डला हुआ है, तो डेबिट भी अब किससे करना है? हमें बीपी को, हमारी लाइबिलिटी खत्म। तो नोटिंग हो गई सबकी? ठीक है, अब लिख लेते हैं हम फाइनल आंसर। तो बी पार्ट बिल्स पेएबल डेबिट, $3160 discount debit 40 to James 3200। नरेशन लिखेंगे being cancellation of bills payable to Ralph against amount due from James। नरेशन लिखकर एक बार ये भी देख लेना कि टू जेम्स की जगह टू बीआर क्यों नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि टू जेम्स हमने लिखा है ना, टू बीआर नहीं लिखा हमने। तो इसका रीज़न क्या है? बीआर ड्रॉ हुआ ही नहीं है कहीं पर भी। अगर बीआर ड्रॉ हुआ होता तो हम टू बीआर करते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया, लास्ट पार्ट में बीपी टू बीआर, है ना। तो हम बीआर करते अगर पहले से ना बिल ड्रॉ हुआ होता, लेकिन अगर बिल ड्रॉ नहीं हुआ है तो डेटर आएगा।
और बिल ड्रॉ हो गया है तो फिर बिल रिसीवेबल आएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, Don meets his acceptance in favor of Singh by endorsing John's acceptance in full settlement. अब एक बार आप पहले बताना आपके हिसाब से एंट्री क्या बनेगी सी में? किसी को समझ में आता? कुछ भी गलत हो गलत, सही, आपके हिसाब से क्या एंट्री बनेगी थर्ड में? कुछ भी, जो भी आपको लगता है बननी चाहिए। तो पहला आंसर हमारे पास आया BR डिस्काउंट टू BP। अच्छा, अमाउंट बताइए। 4500। कोई बात नहीं, सोच लीजिए। और कोई आंसर? क्या आपको लगता है आपके हिसाब से क्या एंट्री यहाँ बनाई? क्योंकि ना गलत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्लास के अंदर गलती करनी चाहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। तो हेजिटेट मत करो, घबराओ नहीं, जो आपको लगता है वो बोलो, एंट्री क्या बननी चाहिए। किसी के माइंड में और कोई आंसर आता है? इंग्लिश लैंग्वेज को अकाउंट से मिलाएंगे, ठीक है? इंग्लिश में ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, आपने उसकी अकाउंटिंग सही करनी है। इंग्लिश और अकाउंट्स का सही कॉम्बिनेशन बनाना है। कौन बना सकता है इंग्लिश और अकाउंट्स का सही कॉम्बिनेशन, जिसको इंग्लिश भी समझ में आए और अकाउंटिंग भी समझ में आए? बहुत ही गहरी सोच में है सब। हम किसकी बुक्स में हैं ध्यान रखना, हम डॉन की बुक्स में हैं, किसी और की बुक्स में एंट्री नहीं बनानी। बताओ। बिल्स पेबल डिस्काउंट टू BR। एकदम विपरीत दिशा से दोनों गेंदें आती हुई आंसर की। तो एक है BR टू BP और एक है BP टू BR। क्या लगता है कितने बच्चों को लगता है BR टू BP? किसी को नहीं लगता। जिसने बताया था उसे भी नहीं लग रहा। BP टू BR, BP टू BR। बाकी बच्चों को क्या लग रहा है कि मैम कुछ लगना हमें बंद हो गया है कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले शब्द है डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस। हम लोग डॉन की बुक्स में हैं, तो बिल्स पेबल की बात हो रही है कि रिसीवेबल की? डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस। हिज मतलब अपनी खुद की। तो अगर मैंने एक्सेप्ट करा है तो मेरे लिए बिल्स पेबल। तो डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस का मतलब है बिल्स पेबल की बात हो रही है। जिसने भी एक्सेप्ट किया उसका बिल्स पेबल। मीट का मतलब है सेटल, हम सेटल कर रहे हैं। कैसे सेटल कर रहे हैं हम? ये जो एक्सेप्टेंस हमारी इन फेवर ऑफ सिंह थी, इसको हमने कैसे सेटल किया है? बाय इंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। तो मैंने ये जो बिल जॉन से लिया था, जॉन ने एक्सेप्ट किया था तो हम ड्रॉर हुए। ये वाला बिल हमने किसको दे दिया? सिंह को, कि भाई इससे बिल जो है सेटल करो। तो मेरा ये जो BP था, अगर मैं इस BP के बदले कैश दे देती तो मैं एंट्री बनाती BP टू कैश। मुझे मेरी लायबिलिटी सेटल करनी है। अगर मैं इस बिल के बदले कार दे देती तो मैं एंट्री बनाती BP टू कार। मैंने इस बिल के बदले बिल दे दिया, BP टू BR, BP टू BR। क्योंकि मैंने ये बिल ले रखा था जॉन से, तो मेरी बुक्स में ऑलरेडी BR है। तो अब मैं इसी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ आगे, तो एंट्री है BP टू BR। क्या अमाउंट सेम है? नहीं, तो बीच में फिर डिस्काउंट का फैक्टर आ जाएगा। तो मेरा पेएबल 4500 है और मैंने उसकी जगह 4450 में ही बात निपटा दी। तो मेरा फ़ायदा कि नुकसान?
मेरा फ़ायदा है। तो एंट्री हो गई BP डेबिट टू BR टू डिस्काउंट, रिसीव्ड के नेचर में आ गया, हमारा फ़ायदा बन गया। तो अगली एंट्री डालते हैं, बिल्स पेबल डेबिट अमाउंट है 4500, BR दे दिया हमने, BR का अमाउंट है 4450 टू डिस्काउंट। नरेशन लिखेंगे, क्वेश्चन से उठाएंगे हम जो क्वेश्चन कह रहा है। बीइंग एक्सेप्टेंस हमने सेटल करी है, बीइंग सेटलमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस by endorsing John's acceptance in full settlement। हमने हमारी एक्सेप्टेंस सेटल करी है जॉन की एक्सेप्टेंस को इंडोर्स करके। लास्ट पार्ट, लास्ट एंट्री, ये तो आपको ही बनानी है, ये आप सब बना लोगे। सिंपल रिटायरमेंट है, आराम से देखिएगा, बताइएगा एंट्री। रिटायरमेंट है 1 month बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? तो मैम सारी बात ठीक है, बिल कौन सा है यहाँ पर? पहले वाला, वो फर्स्ट एंट्री में बनाया था ना बिल, उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नाम रे का आ रहा है और रे की बात फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हुई थी। तो रे के साथ हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एक बिल बनाया था, जिस बिल का अमाउंट था 3101, इस बिल की बात हो रही है ये। तो पहली ट्रांजैक्शन में रे के साथ बिल बना था 3101 का, ये वाला बिल जो है ना ये रिटायर हो रहा है 1 महीने पहले। तो सबसे पहले तो देखो रिबेट कितना बनेगा, रिबेट का अमाउंट कितना आ रहा है? किस अमाउंट में निकालोगे? 3101। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट आ रहा है 6% और टाइम पीरियड आ रहा है 1 month। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट देख लो कितना है, बिल 3101 का है 15.5, तो 16 पे राउंड ऑफ कर देते हैं, डिस्काउंट की जगह रिबेट आ जाएगा। 3101 का बिल है, 16 की रिबेट है, बैलेंस पेमेंट आ गई 3085, अमाउंट रिसीव्ड being bill retired at 6% for 1 month। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है। 9 कंप्लीट करके हेडिंग बनाएंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी समझते हो क्या? दिवालिया निकलना, हाँ, कि आपके एसेट्स बहुत कम है, लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इंसॉल्वेंट हो गए हो आप, आपकी लायबिलिटीज़ पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, डिक्लेयर मैं खुद को कर सकती हूँ इंसॉल्वेंट, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा था मैं हर चैप्टर के बाद कैश प्राइस दूंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज ख़त्म हो गया, मैंने आपको कैश प्राइस नहीं दिया और मैंने कहा कि सॉरी मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, तो आप मान लोगे?
कितने ख़राब हो आप, मेरी बात भी नहीं मानोगे। हमने कहा नहीं मैम, कौन अनाउंस करेगा इंसॉल्वेंसी? कोर्ट, हमेशा कोर्ट अनाउंस करेगा। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, फिर कोर्ट आपको डिक्लेयर करेगा इंसॉल्वेंट। और जितने भी लोग हैं जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है, कोर्ट ही उनको मैसेज देगा कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, अब आपके पैसे जो है नहीं मिल सकते। लेकिन कभी कभी एक ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा, 60 पैसा रिसीव्ड इन अ रूपी, कभी सुना है 40 पैसा रिसीव्ड इन अ रूपी, कि अगर 1 रुपया मिलना था तो 1 रुपया नहीं मिला, 40 पैसे मिल गए। देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये इंसॉल्वेंसी से रिलेट करता है। होता क्या है, पर्सन के एसेट कम है कि है ही नहीं, कम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। अब मान लीजिए पर्सन के पास 3 गाड़ियां हैं, अब लेकिन लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई ना गाड़ियों से, तो कोर्ट क्या करता है, एक गाड़ी आपके पास छोड़ देगा, बाकी बेच देगा। आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं तो एक घर आपके लिए छोड़ दिया, बाकी बेच दिया, ताकि जितने भी पैसे आए उनसे हम लोन गिवर्स का पैसा चुका सकें। तो पूरे तो आते नहीं हैं पैसे, पूरे होते तो आप इंसॉल्वेंट ही नहीं होते। तो पूरे पैसे तो आते नहीं हैं, थोड़े पैसे आते हैं, तो उससे प्रोपोर्शनेटली पेमेंट मिल जाती है सबको। तो अगर 1 रुपया का डेट है तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, 40 पैसे मिल जाएंगे, 60 पैसे मिल जाएंगे। और आपको भी क्या लगता है, रिसीव करने वाले को, चलो जितने मिल गए उतना ठीक है। तो ड्रॉई इंसॉल्वेंट हुआ, कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है ड्रॉई इज इंसॉल्वेंट। ड्रॉई के इंसॉल्वेंट होते ही हमें बिल को क्या मान लेना चाहिए, हमें बिल को क्या ये मान लेना चाहिए कि अब हमें पेमेंट नहीं मिलेगी? यस। हमारी बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? प्रूडेंस, हमेशा ध्यान रखना है। इसी का दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म। सबने अकाउंट्स पढ़ी है ना 11th-12th में, लेकिन तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है बोलने में, या तुम्हें याद नहीं आ रहा है। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। तो जैसे ही कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, आप क्या मान लो, भाई कोई पैसा जो है आने वाला नहीं है, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिसऑनर। तो इंसॉल्वेंसी के केस में सबसे पहले क्या करना है हमें, कंसिडर बिल ऑफ एक्सचेंज एज डिसऑनर्ड। सबसे पहले तो बिल को ये मान लो कि बिल डिसऑनर हो गया, कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो एंट्री हम देखो क्या बनाएंगे दोनों की बुक्स में, ड्रॉअर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में। ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी डिसऑनर की? जब हमने बिल लिया था तो क्या बनाया था, BR टू डेटर। अब डिसऑनर मान रहे हैं तो क्या बनाएंगे, डेटर टू BR। तो यहाँ एंट्री बन गई डेटर टू BR। तो ड्रॉई क्या बनाएगा, BP टू क्रेडिटर। उसके बाद व्हेन सम पेमेंट इज रिसीव्ड, इसमें टाइम गैप होगा। कोर्ट जिस दिन डिक्लेयर करेगा इंसॉल्वेंट, उसके बाद आपके एसेट्स को बेचना स्टार्ट करेगा, फिर पैसा आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बीच में बहुत टाइम गैप है। तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होते ही तो हम डिसऑनर मान लेंगे, फिर बाद में हमें थोड़ा बहुत पैसा मिला, सारा तो मिलेगा नहीं। व्हेन सम मनी इज रिसीव्ड, तो हम अब एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट, जितना भी पैसा आ गया
और जो नहीं आया वो है बैड डेट। टू डेटर्स। आपने कभी बैड डेट की एंट्री ऐसे देखी है, बैड डेट टू BR? नहीं, हमेशा क्या देखी है, बैड डेट टू डेटर। वो इसीलिए है क्योंकि पहले कैंसलेशन एंट्री डल गई है, पहले हमने डेटर टू BR डाल दिया है, इसीलिए अब हम क्या डाल सकते हैं, बैड डेट टू डेटर। अच्छा, अब ये सेम एंट्री देखिए, ड्रॉई क्या बनाता है अपनी बुक्स में, क्रेडिटर तो डेबिट करेगा, वो क्रेडिटर डेबिट, ये तो सिंपल है समझना। फिर उसने जो जितना पैसा दे दिया है तो टू बैंक, अब जो पैसा नहीं दिया है ना वो एक नए अकाउंट में जाता है, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो जैसे ड्रॉअर के लिए हम कहते हैं बैड डेट, वैसे ड्रॉई के लिए हम बैड डेट नहीं कहते, हम उसके लिए डेफिशिएंसी कहते हैं। तो हमारी बुक्स में बैड डेट होता है, तो ड्रॉई की बुक्स में डेफिशिएंसी, जितना भी पैसा वो नहीं दे पाया। तो अगर हमारा बिल डिसऑनर इंसॉल्वेंसी की वजह से हो गया है तो पहले बिल को कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद हम जितनी मनी रिसीव होती है उतनी हम रिसीव करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई डाउट? तो चलो आज की मुलाकात यहाँ पर